अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत अच्छे होंगे। तो जनाब, आप लोगों ने ईद की तैयारियां शुरू कर दी हैं या नहीं की? मैंने तो अभी तक ईद की कोई भी तैयारी नहीं की है। यहाँ पर मैं आई हूँ टारगेट, और टारगेट से मुझे देखने थे कुछ ऑर्गेनाइज़र्स, क्योंकि मेरे घर में एक क्लोज़ेट है और उस क्लोज़ेट को मैं इतनी बार ठीक करती हूँ, रीअरेंज करती हूँ, थोड़ी दिनों के बाद वो फिर से मैसी हो जाता है, मुझे दोबारा से उसको ऑर्गेनाइज़ करना होता है। तो यहाँ टारगेट से मुझे चेक करने थे कुछ ऑर्गेनाइज़र्स या फिर प्लास्टिक की जो बास्केट्स होती हैं, जो बिन्स होती हैं, वो मुझे चेक करनी थी ताकि मैं उस क्लोज़ेट को ऑर्गेनाइज़ कर सकूँ। तो मुझे बास्केट्स तो कुछ इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई, क्योंकि जो क्लोज़ेट है मेरे पास उसका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो मुझे मिले हैं ये ऑर्गेनाइज़र्स। तो ये ऑर्गेनाइज़र्स बिन्स हैं, फ़ोल्डेबल हैं। जब आपको यूज़ करना हो आप इनको ईज़िली ओपन करके यूज़ कर सकते हैं, और अगर कभी ऐसा हो कि एक्स्ट्रा हो या अगर आपको यूज़ ना करना हो तो आप इन्हें फ़ोल्ड करके रख सकते हैं। अच्छा, ये ऑर्गेनाइज़र बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या प्लास्टिक के नहीं है। इसमें एक फैब्रिक है, और फैब्रिक के अंदर इन्होंने जो कार्डबोर्ड के जैसे जो थिक टाइप का एक एक कागज़ सा होता है, कार्डबोर्ड होता है, वो इन्होंने अंदर इंसर्ट किया हुआ होता है। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं है, लेकिन जिस पर्पस के लिए मुझे यूज़ करने थे तो मैं इनको यूज़ करके मैं काफ़ी हद तक सैटिस्फाइड हूँ। तो यहाँ पे ना मैंने ये ऑर्गेनाइज़र लिए थे 6, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था कि मैं कितने ऑर्गेनाइज़र यूज़ करूँगी, क्योंकि ये जो क्लोज़ेट है ना, इसको मुझे ऑर्गेनाइज़ करना था। तो यहाँ पे कुछ ये हाल है, मैंने आपसे कोई भी चीज़ हाइड नहीं की है। जैसा क्लोज़ेट था, जैसी सिचुएशन थी इसकी, मैंने आप लोगों के साथ वैसे ही शेयर किए। होता ये था कि जो हमारा देसी तरीका होता है ना, जैसे हम अपने क्लोज़ेट को ऑर्गेनाइज़ करते हैं या अपने कबर्ड्स को, या हम अलमारी में फ़ोल्ड करके कपड़ों को तह करके रखते हैं। थोड़ी दिनों के बाद जब हम कोई एक सूट निकालते हैं, शर्ट निकालते हैं, तो जो उसके ऊपर या जो नीचे हमने फ़ोल्ड करके चीज़ें रखी होती हैं वो खुद ब खुद गिरनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो इसी तरह से ये क्लोज़ेट काफ़ी दिन से चला आ रहा था। मैं इसको सेट करती थी, फिर से ये दोबारा ख़राब हो जाता था। तो इसका ना मैंने एक परमानेंट हल निकाला है। वो सॉल्यूशन ये है कि मैं ये बिन्स यूज़ करूँगी, स्टोरेज बिन्स हैं ये। अच्छा, ये तो मैंने लिए थे टारगेट से, लेकिन आपको ये ना डॉलर शॉप से या जो गिफ्ट शॉप्स होती हैं वहाँ से भी आपको आराम से मिल जाएंगे। तो सेटिंग मैंने कुछ इस तरह से की है कि एक जो बिन है उसके अंदर मैंने सारे अपने दुपट्टे रखे हैं, जो एक्स्ट्रा दुपट्टे हमारे पास होते हैं। एक बिन में मैं रख रही हूँ अपने लॉन्ग ड्रेसेस, और एक स्टोरेज या ऑर्गेनाइज़र में मैं रखूँगी अपनी रेगुलर शर्ट्स। तो इस तरह से ना मैंने इनको सेट किया है। तो मैंने ये 6 लिए हैं। तो 3 मैं अपने लिए यूज़ करूँगी, और जो दूसरे 3 हैं वो मैं अपने हस्बैंड के लिए यूज़ करूँगी। तो इस तरह से करने से ये होगा कि अगर अगर कभी कपड़ों की जो तह होती है या फ़ोल्डिंग ख़राब हो भी जाएगी ना, तो वो इसी तरह से इन ऑर्गेनाइज़र में ही रहेंगे और कपड़े गिरेंगे भी नहीं। तो इस तरह से ना क्लोज़ेट काफ़ी हद तक सेट रहेगा। बहुत अच्छा आइडिया है, और आप इस तरह से अपने किसी भी क्लोज़ेट को, किसी भी कबर्ड को, और जो हमारी रेगुलर अलमारियाँ होती हैं उनमें भी आप इनको सेट कर सकते हैं। आपकी अलमारियाँ, कबर्ड्स और क्लोज़ेट हमेशा क्लीन रहेंगे, ऑर्गेनाइज़ रहेंगे। और सबसे अच्छी बात ये है कि जो भी सामान होगा इन बिन्स के अंदर होगा, तो इतना विज़िबल भी नहीं होगा। तो मुझे आइडिया नहीं था कि मेरे क्लोज़ेट में ना कितने ये बिन्स फिट हो सकते हैं, लेकिन मैं सोच के गई थी कि एक शेल्फ़ में ये 3 जो हैं बिन्स आ जाएँगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह से ही हुआ। तो मैंने काफ़ी सेट कर लिए थे। अपने हस्बैंड के लिए भी मैंने ऐसे सेट किया था। एक बॉक्स में उनके लिए मैंने शॉर्ट्स रख दी थी, एक बिन में मैंने टी-शर्ट्स रख दी थी, और एक में मैंने ट्राउज़र। तो इस तरह से मैंने अभी फ़िलहाल सिर्फ़ 6 ही लिए थे। तो लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं एटलीस्ट 3 और लेके आऊँगी, ताकि ये जो पूरा जो क्लोज़ेट है ना, ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। और जो नीचे वाला ये जो आप शेल्फ़ देख रहे हैं, शेल्फ़ नहीं है, ये बिल्कुल नीचे का हिस्सा है। तो ये इतना ख़राब हो चुका था, और मैं इसको इतना क्लीन करने की कोशिश कर रही थी, फिर भी ये साफ़ नहीं हो रहा था। ये वाला जो वैक्यूम है ना, बहुत अच्छा है। इस वैक्यूम में डिफ़रेंट अटैचमेंट होते हैं। आप इनको चेंज करके आराम से ना सारी जो एक्स्ट्रा जो जाले होते हैं, जो स्पाइडर वेब्स वगैरह होते हैं, सब अच्छी तरह से ये जो डायसन का जो वैक्यूम है क्लीन कर देता है। लेकिन ये जो कॉर्नर्स है ना, जहाँ पे आपको ब्राउन ब्राउन से मार्क नज़र आ रहे होंगे, मैंने इनको इतना क्लीन करने की कोशिश करी, लेकिन ये साफ़ नहीं हो रहे थे। फिर जो मैंने होममेड क्लीनर बनाया था, आप लोग के साथ शेयर भी किया है, उस वाले स्प्रे को ना मैंने यहाँ पे अच्छे तरीके से स्प्रे किया,
और फिर मैंने इसको पूरा क्लीन किया, तो उस स्प्रे की हेल्प से काफ़ी जो है वो क्लीनिंग हो गई थी। और यहाँ पे बस ये एक लास्ट बिन रह गया था, तो इसमें मैंने अपने हस्बैंड के सारे ट्राउज़र वगैरह हैं, उनको भी मैंने सेट करके रख दिया था। बहुत अच्छा आइडिया है, अगर आप लोग चाहें तो अपने बच्चों के टॉयज़ वगैरह के लिए भी इन बिन्स को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर लाइट टॉयज़ होंगे तो वो तो इसमें सेव हो जाएँगे, आई मीन ऑर्गेनाइज़ हो जाएँगे, लेकिन कुछ बच्चों के टॉयज़ ऐसे होते हैं वो काफ़ी हेवी होते हैं, तो उसके लिए ये ठीक नहीं रहेगा। और ये जो प्लास्टिक का बॉक्स दिख रहा है, इसमें मैंने अपने हस्बैंड के सारे जो इनर वियर्स होते हैं, जैसे जो टैंक टॉप्स होते हैं, सॉक्स होते हैं, इस तरह की चीज़ें मैंने रखी हैं। और सबसे ऊपर टॉप वाले शेल्फ में मैंने यहाँ पे कुछ जो रिलीजियस हमारी बुक्स होती हैं वो हैं, और कुरान पाक हैं, यासीन शरीफ हैं, वो मैंने इस तरह से ऑर्गेनाइज़ कर लिए हैं। तो क्लोज़ेट बहुत साफ़ हो चुका था, बहुत क्लीन हो चुका था। बहुत अच्छा आइडिया है, और इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होंगे ये बिन्स, आप आराम से अपने चॉइस के हिसाब से ख़रीद सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ना मैंने ये जो ऑर्गेनाइज़र जो आप देख रहे हैं ना, ये जो नेट के जो एक ऑर्गेनाइज़र होता है, मैश टाइप का, मैश नेट कहते हैं, उसका ना ये ऑर्गेनाइज़र बना हुआ है। इस ऑर्गेनाइज़र में आप अपने डेली यूज़ के जो सॉक्स वगैरह होते हैं वो आप आसानी से रख सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा एक आइडिया है अपने ड्रॉर्स को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। अक्सर ये होता है कि जो हमारे सॉक्स के जो पेयर्स होते हैं वो मिसप्लेस हो जाते हैं, या तो एक सॉक्स गुम हो जाता है या मिलता नहीं है, और हम अपने कपड़ों के बीच में या ड्रॉर्स के बीच में ना सॉक्स वगैरह रख देते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह से अपने सॉक्स को या टैंक टॉप्स को अगर इस तरह से ऑर्गेनाइज़ कर लेंगे ना, तो बहुत आसानी हो जाएगी, कोई मैस नहीं होगा, क्योंकि फिर हमें बार-बार ना सॉक्स को निकालना होता है, यूज़ करना होता है, रखने में इतना, अगर आप फ़ोल्ड भी करके रखेंगे ना तो भी इतना काम पड़ता है कि हर थोड़े दिन के बाद उस बॉक्स को या उस ड्रॉ को हमें ऑर्गेनाइज़ करना होता है। तो इस तरह के ऑर्गेनाइज़र आपको आराम से मिल जाएँगे। मैंने ये जो सॉक्स के ऑर्गेनाइज़र हैं, ये मैंने शीन से ऑर्डर किए थे, आपको टीमो पे भी मिल जाएँगे, या रेगुलर स्टोर्स में या लोकल मार्केट में भी आपको मिल जाएँगे। तो यहाँ पे हुआ जनाब ऑर्गेनाइज़र का काम ख़त्म, और क्लोज़ेट भी अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज़ हो गया था, और मेरी ड्रॉज़ भी ऑर्गेनाइज़ हो गई थी। अब यहाँ पर है नेक्स्ट डे, और अब मैं ईद के लिए आप लोगों के साथ एक बहुत अच्छी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो है तवा नान की रेसिपी। आप आराम से घर में से बना सकते हैं। इसके लिए मैंने लिए हैं 2 कप मैदा, और 2 कप मैदा में मैंने डाला है 1 टीस्पून सॉल्ट। आप अपने टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून भर के मैंने इसमें डाला था बेकिंग पाउडर, और 2 चुटकी के बराबर मैंने इसमें डाला था बेकिंग सोडा। दोनों चीज़ें डालेंगे, दोनों चीज़ें डालने से जो नान बनेंगे ना बहुत फ्लफ़ी बनेंगे। पहले ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और फिर उसके बाद मैंने इसमें तकरीबन 2 टीस्पून के हिसाब से डाला था ऑयल। उसको भी अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद यहाँ पर मैंने तकरीबन 3 खाने के चमचे मैंने इसमें डाला है योगर्ट। अच्छा, जो योगर्ट हम इसमें ऐड करेंगे और जो मिल्क ऐड करेंगे वो हम डालेंगे रूम टेम्परेचर पर। कोई भी चीज़, मिल्क और जो योगर्ट है वो ठंडा नहीं होना चाहिए, वरना जो हमारा जो डो बन रहेगा नान के लिए वो राइज़ नहीं होगा। तो पहले हम इसमें डालेंगे योगर्ट, योगर्ट डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, फिर हम इसमें डालेंगे मिल्क। और अगर मिल्क डालने के बाद भी आपको ऐसा लगे कि डो आपका सेट नहीं है और थोड़ा हार्ड है, तो फिर आप इसमें रूम टेम्परेचर में जो पानी होगा वो ऐड करेंगे, और अच्छी तरह से ना हम इसका डो सेट कर लेंगे। पहले हम सारी चीज़ों को मिक्स करके 10 मिनट्स के लिए इसको रेस्ट देंगे। 10 मिनट्स के बाद थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको अच्छी तरह से गूँध लेंगे, और 30 मिनट्स का रेस्ट देने के बाद हम इसके इस तरह से पेड़े बना के रख लेंगे। 10 मिनट्स के लिए हम रेस्ट देंगे पेड़ों को भी, और फिर उसके बाद हम इसके नान बनाना स्टार्ट करेंगे। अच्छा, अपने छोटे से बोल में जो आप देख रहे हैं हरा सा मसाला, इसमें मैंने लिया है हरा धनिया, उसको मैंने हल्का सा क्रश कर लिया था, और मैंने लिया है बटर। और बटर में हम हरा धनिया को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और गार्लिक, इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से गार्लिक को मैंने बारीक बारीक ना चॉप कर लिया था, और बस इसको मिक्स करके साइड में रख देंगे। तो ये हमने मिक्सचर बनाया है गार्लिक नान के लिए। मुझे और मुस्कान को गार्लिक नान बहुत पसंद है, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, और एक दफ़ा ना आप लोग ज़रूर बना के देखिएगा। लेकिन मेरे हस्बैंड को और अयान को गार्लिक नान नहीं पसंद, तो उनके लिए मैंने प्लेन नान बनाए थे। तो नान बनाने के लिए आपकी अपनी चॉइस है, आप इसको मोटा बनाना चाहते हैं या पतला बनाना चाहते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस पे डिपेंड करता है। आप इसको हल्का सा रोल कर लें, बेल लें, जिस तरह हम रेगुलर रोटी या पराठा बनाते हैं। लेकिन जो नान होते हैं वो थोड़े से थिक बनाए जाते हैं,
कंपेयर टू चपाती और या फिर पराठे के हिसाब से। लेकिन टोटल आपकी अपनी चॉइस है, जिस तरह का भी आप पसंद करते हैं उस तरह से अपनी चॉइस के हिसाब से नान को आप बेल लें और फिर इस तरह से आप तवे पर रखें, उसको लो फ्लेम पे पकाएं। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे हमें नहीं पकाना है और आप खुद ही देखेंगे कि इस तरह से नान में ना हल्के हल्के से बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे और फिर आप इसको दोबारा से, जैसे हम रोटी को पलट के सेकते हैं उस तरह से आप सेक लें। बहुत मज़े के नान बनेंगे और बहुत सॉफ्ट बनेंगे। मैं भी आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी कि कोई हार्ड नहीं बनेंगे, कोई बहुत ज़्यादा क्रिस्पी नहीं बनेंगे। हाँ, अगर आपको क्रिस्पी नान पसंद है तो फिर आप अपने चॉइस के हिसाब से इन नान को क्रिस्पी भी कर सकते हैं। मैंने बिल्कुल नॉर्मल नान बनाए थे क्योंकि मैं बना रही हूँ साथ में आलू गोश्त का सालन। कि मैंने सर्व करना था इन नान को आलू गोश्त के सालन के साथ, तो मैंने बिल्कुल नॉर्मल सॉफ्ट से नान बनाए थे। तो यहाँ देखें कितने सॉफ्ट नान बने हैं, मैं आपको इनको तोड़ के भी दिखाऊंगी। इतने मज़े के नान बनाएंगे कि आपको बकरा ईद पे जब आप कोई कोरमा बनाएंगे या भुना सालन बनाएंगे तो आपको बाज़ार से नान मंगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सिंपल मैंने यहाँ पे आलू गोश्त का सालन बनाया था और साथ में मैंने बनाए थे ये नान। बहुत सिंपल सी रेसिपी है और ये तवा नान बनाना भी बहुत आसान है, बहुत मज़े के नान बनते हैं। आलू गोश्त के सालन के साथ मैंने बनाई थी साथ में मूंग मसूर की दाल। और आज का व्लॉग यहीं पे एंड करेंगे। व्लॉग पसंद आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं और आपको मेरा चैनल पसंद आया है, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आप सभी लोगों से मुलाकात होगी बहुत जल्द एक नए कॉन्टेंट में। अल्लाह हाफिज़।